इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। रिफ्लेक्शन यानी कि देखिए, अपवर्तन का सीधा सीधा मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। यानी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है और प्रकाश मुड़ जाता है। अपवर्तन का मतलब बस ये है मुड़ना। प्रकाश ऐसे है, ऐसे जा रहा है और मुड़ गया ऐसे, तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन किसी माध्यम के कारण। ठीक है, तो अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश, प्रकाश का प्रवेश करने पर उसका मुड़ना। ठीक है, उस माध्यम के हिसाब से उसका मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश के इस मुड़ने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखेंगे कि अपवर्तन होता क्यों है। ठीक है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर आपके कक्षा में ज़्यादा विद्यार्थी होगा, ठीक है, तो वो माध्यम क्या हो जाएगा, सघन, तो वहाँ पर स्पीड घट जाएगा। सघन माध्यम में गति धीमी हो जाएगी। और माध्यम अगर वो हो जाएगा विरल, विरल यानी कि आपके कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है तो गति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सघन माध्यम में प्रकाश यानी कि डेंसिटी, घनत्व, घनत्व जितना अधिक होगा गति उतना घट जाएगा। घनत्व जितना अधिक होगा प्रकाश की गति उतनी कम होगी, और घनत्व जितना कम होगा प्रकाश की गति उतना अधिक होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी जितना ज़्यादा है स्पीड उतना कम होगा। यानी कि गाड़ी का घनत्व जितना अधिक है, जितना अधिक गाड़ी, जितना अधिक ट्रैफिक है, प्रकाश की गति उतनी कम होगी, यानी कि गति उतनी कम होगी। और घनत्व जितना कम है, यानी कि ट्रैफिक जितना कम है, आपका स्पीड उतना ज़्यादा होगा, तो घनत्व कम है तो प्रकाश की गति अधिक होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस हिसाब से समझिए। मान लीजिए ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम क्या है, मान लीजिए ये ले लिए हम, ये है वायु। ठीक है, ये है वायु, वायु विरल माध्यम है। ठीक है, यानी कि वायु के कण दूर दूर रहते हैं ना, वायु के कण कहीं यहाँ 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 दूर दूर रहते हैं। बट अगर मान लीजिए ये हम ले लिए शीशा, ठीक है, ये हम ले लिए शीशा, कांच, कांच, तो कांच के कण तो सघन होते हैं, तो इसमें प्रकाश मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा? जी बिल्कुल मुड़ेगा। कहाँ पर मुड़ेगा, अब ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले अपवर्तन समझ में आया। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की प्रवृत्ति को ही अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मुड़ने की प्रवृत्ति को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे देखे होइएगा, बाल्टी में कोई चीज़ रखी है वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि देखिए, ऊपर जो ये जो एटमॉस्फेयर है, वायु है, वायु है, वायु क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। बट ये क्या है, पानी, पानी क्या है, सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम है और विरल माध्यम है, माध्यम बदल गया, माध्यम बदल गया तो प्रकाश मुड़ेगी, माध्यम बदल गया तो प्रकाश मुड़ेगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया अपवर्तन के बारे में। अब हम देखते हैं अपवर्तन के कुछ मतलब, अपवर्तन के लिए क्या क्या नाम कुछ होता है वो जानेंगे। देखिए, अपवर्तन के लिए सबसे पहले अब हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, तो देखिए, हम आपको बताए हैं प्रकाश का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। अब देखेंगे प्रकाश मुड़ता क्यों है। तो देखिए, मुड़ेगा क्यों, अगर माध्यम बदलेगा तो। माध्यम बदलने का मतलब क्या है, मान लीजिए वायु है, ठीक है, वायु है, या फिर निर्वात है। निर्वात में आपको समझ में, निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब ये होता है जहाँ पे कुछ नहीं है, उसको कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है लगभग 3 लाख, ठीक है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है प्रकाश निर्वात में। और हम वायु को लगभग निर्वात मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा कम होता है वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु को ही हम निर्वात मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। बट पानी में प्रकाश की चाल 2 लाख
25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का चाल कम है, और प्रकाश का चाल कम क्यों हुआ है? क्योंकि ये पानी है, और पानी वायु के अपेक्षा क्या हो गया? सघन हो गया। देखिए वायु विरल है कि ना, वायु का में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ये विरल है। और पानी में कितना है? 225,000, यानी कि 2,25,000, 225,000 किलोमीटर। तो ये तो देखिए ये क्या हो गया? सघन हो गया कि ना। अब मुड़ेगा प्रकाश किधर? तो वो ध्यान रखने वाला बात है, मुड़ेगा कहाँ पर? देखिए अगर मान लीजिए ये विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा है, विरल माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा है। बट अगर सघन माध्यम आया तो प्रकाश का चाल घटेगा, और प्रकाश का चाल घटेगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि ये अभिलंब क्या आ गया? तो अभिलंब कहते हैं जिस बिंदु से प्रकाश मुड़ती है, या मतलब माध्यम बदलने जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण वो किरण पड़ती है और अपना माध्यम बदलती है, उस बिंदु से हम 90 डिग्री का कोण अगर खींचते हैं, काल्पनिक रेखा 90 डिग्री का खींचते हैं, तो वही हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, वही हो जाएगा क्या? अभिलंब। अब देखिए अभिलंब में प्रकाश अभिलंब के बाद कहाँ मुड़ रहा है? मतलब माध्यम बदलने के बाद ये किधर मुड़ रहा है? अभिलंब की ओर झुक रहा है। क्यों? क्योंकि जब विरल से सघन में आ रहा है तो गति धीमी होगी और अभिलंब की ओर मुड़ेगा। गति धीमी होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। गति धीमी कैसे हो गई? देखिए पहले आ रहा था 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से, वायु में था इसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड यहाँ तक। ठीक है, बट जैसे ही पानी आया है इसका स्पीड हो गया है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। स्पीड घट गया, और स्पीड घटेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि प्रकाश की गति अगर घनत्व अधिक होगी तो प्रकाश की गति कम हो जाएगी और अभिलंब की ओर मुड़ेगी। समझ में आया? तो अब ये समझिए आपतित किरण किसको कहते हैं? जो किरण आएगी परावर्तन के बाद अगर जाएगी तो उसको अपवर्तित किरण, मतलब अपवर्तन के बाद जाएगी तो अपवर्तित किरण। और एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे 90 डिग्री का, उसको कहेंगे अभिलंब। विरल माध्यम मतलब ये हम विरल और सघन कैसे तुलना करके पता चलता है कि कौन विरल है कौन सघन है। हम किसी को सघन मान लीजिए, ये पानी है, और अगर हम इस माध्यम को ऊपर वाले माध्यम को पानी माने, ठीक है, 225,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये मान लीजिए पानी है। और अगर हम ले लिए ऊपर वाले को पानी और नीचे वाले को कांच, अब देखिए अब कौन सघन और कौन विरल हो गया। कांच में प्रकाश की चाल होती है लगभग 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए तो अब हो गया पानी विरल माध्यम किसके अपेक्षा? कांच के अपेक्षा। समझ में आया? अब ये जो प्रकाश चलेगी ये भी अभिलंब की ओर ही मुड़ेगी, क्योंकि पानी था थोड़ा सा विरल और पानी से सघन आ गया कांच। समझ में आया? तो सघन और विरल माध्यम हम तुलना करके पता करते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड मतलब छोटा छोटा ये जो इसका परिभाषा है, जैसे कि आपतित किरण किसको बोलेंगे? तो अभी आपको बताएं वह किरण जो आपतन होगी, तो वह किरण जो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर गिरती है, वह किरण जो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के सतह पर गिरती है। तो देखिए यही ना गिर रहा है आपतित किरण, जो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के सतह पर गिरती है, यहाँ तक गिरेगी आपतित किरण। अब उसके बाद कहेंगे पर अभिलंब कौन होगा? तो सतह पर डाली गई एक काल्पनिक लंबवत रेखा को ही अभिलंब कहेंगे। सतह पर डाली गई काल्पनिक लंबवत रेखा को ही अभिलंब कहेंगे, याद रहेगा। तो सतह पर डाली गई एक काल्पनिक सीधी रेखा जो सतह पर लंबवत होती है उसको अभिलंब कहेंगे। फिर उसके बाद अपवर्तित यहाँ पर होगा, अपवर्तित किरण। ठीक है, ऐसे अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण किसको बोलेंगे? वह किरण जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही मुड़ कर आगे बढ़ती है तो अपवर्तित किरण कहलाती है। वह किरण जो दूसरे माध्यम में पड़ते ही मुड़ कर प्रवेश करती है
तो अपवर्ती किरण कहलाती है। अब अगर बताइए तो ये किरण ऐसे आई है, इसके जगह पर ये भी तो हो सकता था। देखिए एक छोटा सा चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए इसका उल्टा अगर हो जाएगा, ऊपर वाला ये विरल ना हो के हो जाएगा सघन, ये हो जाएगा सघन, और नीचे वाला सघन ना हो के हो जाएगा विरल, तो क्या होगा? तो समझ लीजिए, मान लीजिए अगर ऐसा स्थिति आ जाए और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आएगी, तो देखिए ये सघन है यानी कि प्रकाश की गति क्या है? कम है। जैसे ही विरल में आएगा तो ये अभिलंब से दूर भागेगा, समझ में आया? देखिए ये सघन है, तो सघन में प्रकाश की गति कम है, यहाँ पे टकराया, ठीक है। टकराने के बाद ये अभिलंब से दूर भागेगा, क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर वाला सघन माध्यम है, इसमें प्रकाश की गति कम है, और नीचे वाला विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश की गति अधिक है। तो अधिक है तो ये अभिलंब से दूर भागेगा। यहाँ पे अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो ना गया, तो ये अभिलंब से दूर भागेगा। इतना याद रहेगा ना? उसके बाद अब एक चीज़ होता है आपतन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण क्या होगा? तो देखिए परिभाषा पहले देख लीजिए, फिर समझा देते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण होगा यहाँ पे, आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको साइन आई कहते हैं। देखिए यो इसी में समझा देते हैं। देखिए ये हो गया आपतन कोण, इसको हम किस चीज़ से दर्शा रहे हैं? साइन आई से। इसको हम किस चीज़ से दर्शा रहे हैं? साइन आई से। देखिए ऐसे, ये हो गया साइन आई, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण याद रहेगा। आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर उसके बाद अब दूसरा हो जाएगा अपवर्तन कोण, किसको कहते हैं? तो यही हो गया अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच। तो देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए इसमें अपवर्तन कोण कौन हो जाएगा? ये वाला अभिलंब यहाँ पे है, अभिलंब ये हो गया और अपवर्तित किरण ये हो गया, तो इसके बीच बनने वाला कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। ये हो गया अभिलंब और ये हो गया अपवर्तित किरण, इसके बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक। अब उसके बाद अपवर्तन का एक नियम होता है। तो क्या नियम होता है? पहले देखिए हम आई किसको बोले हैं? अपवर्तन कोण को, इंसिडेंट रे को, मतलब आपतन कोण को, और अपवर्तन कोण को क्या बोले हैं? आर, रिफ्लेक्टेड आर। तो इसका आर से सूचित बोलते हैं अपवर्तन कोण को, ऐसे याद रहेगा ना। तो आई और आर, आई मतलब इंसिडेंट रे और आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसी से ये फॉर्मूला बन गया है साइन आई बटे साइन आर। एक नियतांक होता है, एन एक क्या हो गया? नियतांक हो गया। अब उसके बाद देखिए अपवर्तन का दो नियम होता है। दो नियम क्या होता है और दोनों का याद रखना है। पहला क्या होता है? आपतन किरण यानी कि आपतित किरण। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। तो इसका मतलब हम पहले से समझा चुके हैं। देखिए ये आपतित किरण होगा, ठीक है। आपतित किरण के बाद ये होगा अपवर्तित किरण, और ये जो समतल होगा इस पर एक लंब खींचा गया होगा। तीनों एक ही समतल में होता है। यही है क्या? अपवर्तन का फर्स्ट लॉ। आपतित किरण यानी कि ये जा रहा है वो वाला, अपवर्तित किरण यानी कि सतह पर टकराने के बाद जो अपवर्तन होगा वो किरण, अपवर्तित किरण, और खींचा गया लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल, तीनों एक ही समतल में होता है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं कि आपतन कोण जो बन रहा था ना अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, और अपवर्तन कोण बन रहा था अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में,
दोनों का मान एक नियतांक n होता है जिसको कहते हैं अपवर्तनांक। याद रखिए। अब हम अगला टॉपिक अब ये समझेंगे कि अपवर्तनांक क्या है। तो दूसरा नियम आप सीधे पहले याद रख लीजिए कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियत राशि होता है जिसको n कहते हैं, और यही n क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ये आप याद रख लीजिए। अब हम अगला टॉपिक डिटेल से पढ़ते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है ना। तो दोनों नियम समझ में आया। पहला, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होगा। और दूसरा नियम, साइन आई और साइन यान यानी कि आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान एक नियतांक n होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अपवर्तनांक के बारे में आप ये जानिए। हम क्या बोले, निर्वात में प्रकाश की गति। निर्वात में प्रकाश की गति, और वायु को भी लगभग निर्वात मान लिया जाता है। तो वायु में गति कितना होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये तो हम आपको बता दिए। तो निर्वात में प्रकाश की गति बटे उस माध्यम में प्रकाश की गति। अब जिसका हमको मतलब अपवर्तनांक निकालना है, उस माध्यम में प्रकाश की गति। ऊपर तो हमेशा निर्वात में प्रकाश की गति यानी कि यही रहेगा, ऊपर हमेशा यही रहेगा निर्वात में प्रकाश की गति, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, तो जिस माध्यम का हमको निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की गति। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप कांच में निकाल रहे हैं, तो हम थोड़ा देर पहले क्या बताए हैं, कांच में प्रकाश की गति कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अगर देखिए किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड कट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बच गया 3/2। और 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.5। तो सब कुछ किस चीज़ पे निर्भर करता है, उस माध्यम में प्रकाश की गति कितना होगा, यानी कि इस नीचे वाले चीज़ पे निर्भर करता है। इस नीचे वाले चीज़ पर निर्भर करता है अपवर्तनांक। ठीक है ना। ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे जिस माध्यम का निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे लिखाता है। ठीक है। अच्छा चलिए, इसी के जगह पर हम दूसरा एगो चीज़ देखते हैं। रुकिए, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिए, अब कांच के जगह पर हमको निकालना अगर रहेगा पानी में, कांच के जगह पर अगर हमको निकालना रहेगा पानी में, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो पानी में प्रकाश की चाल हम आपको भी यही बताए हैं, ये भी बताए हैं, मतलब 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड तो मतलब 2,25,000, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसको काट कर देखिए तो किलोमीटर प्रति सेकेंड तक ही कटेगा ही, 1 2 3 1 2 3, और 25 से 12 मरतबा में कटेगा, और ये 25 नम्मा 225, 4 से 4 तिहाई, 3 से 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, यानी कि 4/3। 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.3333, यानी कि 1.3 लगभग। किसमें तुमको आ गया, पानी में, समझे। तो पानी का अपवर्तनांक लगभग 1.3। अभी कांच का अपवर्तनांक कितना आया था, 1.5। तो जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा प्रकाश उतना ही ज़्यादा मुड़ेगा कि कम मुड़ेगा, अब तो उस हिसाब से निर्भर करेगा। ठीक है। तो अपवर्तनांक से हमको क्या पता चलेगा, कोई भी पदार्थ का घनत्व कितना ज़्यादा है। यानी कि देखो, पानी का घनत्व थोड़ा कम है तो अपवर्तनांक कम आया है, कांच का घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है तो अपवर्तनांक ज़्यादा होता आया है। ठीक है। और देखो, पानी में प्रकाश की चाल पानी से थोड़ा कम होगा प्रकाश की चाल कांच में। ठीक है। यानी कि अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होते जाएगा प्रकाश का चाल उतना कम होते जाएगा। ये समझ में आ रहा है। देखिए, पानी का अपवर्तनांक जितना मतलब कम था, प्रकाश का चाल उतना ही ज़्यादा। पानी का अपवर्तनांक जितना कम था उसमें प्रकाश का चाल उतना ज़्यादा, और अपवर्तनांक देखो बढ़ गया तो प्रकाश का चाल क्या हुआ,
घट गया। अगर अपवर्तनांक और घटा देंगे तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक 2.42, तो हीरा में प्रकाश की चाल क्या होगा, देखिए तो पानी की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम होगा कि ना। तो अपवर्तनांक जितना ज़्यादा प्रकाश की चाल उतना कम। देखिए यहाँ पे वायु को हम लगभग निर्वात क्यों मानते हैं, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक देखिए, और अपवर्तनांक अभी हम पानी का आपको निकाल के दिखाए हैं 1.33 लगभग। तो ऐसे ही सारे पदार्थों का अपवर्तनांक दिया गया है। इसमें से आप कुछ का याद कर लीजिएगा, वायु का, पानी का, एल्कोहल का, फिर उसके बाद हीरा का तो VVI है, ठीक है। फिर उसके बाद कांच का 1.5 आप याद कर लीजिएगा कांच का, और ये माणिक्य, ठीक है। ये सब का बर्फ का, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अपवर्तनांक समझ में आया। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। हमको जिस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना, मतलब अपवर्तनांक निकालना है, उस माध्यम में प्रकाश का चाल पता होना चाहिए। अपवर्तनांक समझ में आया। स्नेल का दूसरा नियम से हमको अपवर्तनांक निकालने आया है, ठीक है। मतलब स्नेल के दूसरा नियम के लिए हमको अपवर्तनांक पता चला है, ठीक है। स्नेल का मतलब दूसरा नियम क्या था, अपवर्तन का दूसरा नियम साइन I बटे साइन R एक नियतांक होता है, जिसको हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। उसके बाद ये चीज़ तो आपको बता ही दिया। देखिए माध्यम बदलने पर प्रकाश कैसे मुड़ता है। अगर मान लो विरल से सघन में जा रहा है तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ता है। अभिलंब की ओर कैसे मुड़ेगा, मान लीजिए ये माध्यम है, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या है, विरल है। ऊपर वाला क्या है, विरल है। और नीचे वाला क्या है, सघन है। नीचे वाला क्या है, सघन है, मतलब गाढ़ा है। तो यहाँ पे प्रकाश की गति ज़्यादा है, और जैसे ही ये अंदर जाएगा प्रकाश की गति थोड़ा धीरे हो जाएगी, और धीरे हो जाएगा मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो विरल से सघन में जाने पर कहाँ मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यानी कि ये कोण ज़्यादा होगा, साइन I ज़्यादा होगा, साइन R कम होगा, ठीक है। तो विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल ठीक इसका उल्टा। मान लो अगर प्रकाश का किरण इस तरह से न जाके, ठीक है, इस तरह से न जाके अगर ऐसे जाता, तो अगर इधर से जाता तो देखिए ये क्या है, सघन, और सघन से जा रहा है विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये तीर का निशान हम दिखा दिए, मतलब यहाँ से इधर जा रहा है। तो ये समझ में आया। ये दोनों आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश देखो विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में, सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे I बड़ा हो जाएगा ये वाला, और जब सघन से विरल में जाएगा तो देखो IR चेंज ना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा I, ये बन जाएगा I, और ये बन जाएगा R। तो अब कौन बड़ा हो जाएगा, R बड़ा हो जाएगा। R बड़ा हो जाएगा कब, नीचे वाला स्थिति में, नीचे वाला स्थिति में। ये इतना समझ में आया। उसके बाद वास्तविक अपवर्तनांक तो वही होता है, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यानी कि वास्तविक अपवर्तनांक कहते हैं। C बटे V निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए वास्तविक अपवर्तनांक तो समझ में आया, हमको किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर वास्तविक अपवर्तनांक। बट अगर हमको अपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब कि किसी भी चीज़ के अपेक्षा में निकालना है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उन दोनों माध्यमों के बीच के अपवर्तनांक का अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। तो देखिए इतना याद करने का ज़रूरी नहीं है, इसमें से एक दो हटा देते हैं। देखिए अब अपेक्षिक मतलब क्या होता है, मतलब कि दो माध्यम है ना, तो दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अनुपात कहा जाता है, ठीक है। दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब कि दो माध्यम के अपवर्तनांक के हम अनुपात निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहला माध्यम का देखो N2 का N1 के सापेक्ष अपवर्तनांक,
इस माध्यम का इसके सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, इसके सापेक्ष अपवर्तनांक, ये समझ में आया। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, n/1, जो ऊपर होता है उसको पहले और जो नीचे होता है उसको बाद में, ठीक है। तो n2/n1 ऐसे याद रहेगा। आपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यम लिख लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए आपेक्षिक अपवर्तनांक, और उसका डिफिनीशन होगा दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी कि माध्यम n2 का n1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, n2 का n1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इतना समझ में आया। आपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब किसी दूसरे माध्यम का किसी और माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद अब देखिए अपवर्तन के कारण क्या होता है। पानी में पड़ा सिक्का आपको कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा कि ना। पानी में पड़ा सिक्का असल में ऊपर उठा दिखाई देता है। कैसे, देख लीजिए, मान लीजिए बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर सिक्का है, बट देखिए प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो थोड़ी सी मुड़ जाएगी कि ना। तो इसीलिए हमको पानी का सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई। तो अब अपवर्तन से जुड़ी हुई कुछ घटना देख लेते हैं। जैसे कि देखिए पानी में हम सिक्का रख देते हैं, थोड़ा ऊपर उठा हुआ ऐसे दिखाई देता है। क्यों ऐसे उठा हुआ दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। मान लीजिए ऐसे पानी है, में मछली है यहाँ पे और दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपवर्तन के कारण, ठीक है। रेगिस्तान में ऐसे, या फिर आप बीच पे ही रोड पे ही चलिएगा ना तो ज़्यादा धूप रहेगा, तो ऐसे आपको लगेगा कि आगे पानी है, और आगे जाइएगा तो रोड पे कुछ होगा ही नहीं। तो यही होता है मृग तीक्ष्णता। रेगिस्तान में मृग तीक्ष्णता भी हमको प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है, ठीक है। तो अभी हम जितना किए हैं उससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अपवर्तन क्या है। अपवर्तन मतलब क्या, प्रकाश का मुड़ना। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति बदलने के कारण वह मुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि माध्यम का घनत्व अलग अलग होता है, और घनत्व अलग अलग होता है तो प्रकाश की गति अलग अलग हो जाती है। तो क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की गति अलग होती है तो गति बदलने के कारण प्रकाश मुड़ जाती है। और अविलंब किसके कहते हैं, जो खींची गई काल्पनिक 90 डिग्री का रेखा था उसी को ना अविलंब कहते थे। प्रकाशीय सतह पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो सतह पर लंबवत होती है अविलंब कहलाती है। आपतन कोण क्या है, जो आपतित होगा, जो सतह पर आपतित होगा आपतन कोण कहलाएगा। तो अविलंब और आपतन कोण, अविलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। और हम ये जो बताए हुए आपतित किरण न था, तो आपतित किरण कौन सा होगा, जो सतह पर आपतित होगा और माध्यम में पड़ने के बाद जो मुड़ेगा तो यह अपवर्तित किरण हो जाएगा। और अपवर्तन कोण कौन सा हो जाएगा, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में अपवर्तन कोण। अगर यहाँ पे अपवर्तन कोण पूछा रहा था तो स्नेल का नियम क्या था, अपवर्तन का दूसरा नियम जो था वही ना स्नेल का नियम था। स्नेल का नियम क्या था, sin i/sin r बराबर n, जो कि n क्या है, अपवर्तनांक है। आपतन किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण एक ही समतल में रहता है। ये स्नेल का ये अपवर्तन का पहला नियम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विरल और सघन माध्यम में अंतर बताइए। देखिए विरल माध्यम होगा तो प्रकाश की गति ज़्यादा होगा, सघन जितना गहरा होगा मतलब घना होगा उतना प्रकाश की गति कम होगा। और विरल है जैसे कि हवा हो गया, विरल हो गया मतलब बहुत उसमें कण बहुत दूर दूर है। और सघन मतलब कण एकदम पास पास है, पानी कांच। अपवर्तनांक में प्रकाश अविलंब से दूर मुड़ता है। देखिए विरल माध्यम में तो भागेगा और सघन माध्यम में तो आएगा। मतलब देखिए अगर मान लीजिए, इतना तो आपको बता दिए, मान लीजिए अगर ये एक सतह है, नीचे वाला अगर सघन माध्यम है तो क्या होगा, ये प्रकाश पड़ने के बाद मुड़ेगा अविलंब की ओर। और मान लीजिए अगर नीचे से जा रहा है सघन से विरल तो और भागेगा अविलंब से दूर मतलब ऐसे दूर भागेगा, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक में प्रकाश अविलंब से दूर मुड़ता है
विरल माध्यम से, और सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ता है। जितना सघन होगा प्रकाश अविलंब के उतना ओर मुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपवर्तनांक क्या है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की गति कितनी कम हो जाती है, इसका माप अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर c/v, ठीक है। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हमको क्या बताता है, अपवर्तनांक बताता है, ठीक है। उस माध्यम में प्रकाश की गति से कितनी कम हो जाती है। अगला है प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करने पर। सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो क्या करेगा, मान लीजिए ये कांच है, ये क्या है, कांच है। तो अगर मान लीजिए प्रकाश टकरा के और सघन माध्यम में जा रहा है तो अविलंब की ओर मुड़ेगा। जैसे देखिए इधर ज़्यादा बड़का कौन था, आई, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कम हो गया कि ना, यानी कि अविलंब की ओर मुड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम हो जाती है। गति कम होने पर प्रकाश की अपनी दिशा बदलता है और अविलंब की ओर मुड़ता है, ठीक है। वास्तविक अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक में अंतर लिखें। तो वास्तविक अपवर्तनांक क्या है, जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जाए तब उस माध्यम के अपवर्तनांक वास्तविक अपवर्तनांक, यानी कि n बराबर c/v। और आपेक्षिक का मतलब हम तुलना कर रहे हैं, ये भी बताए हैं। तो तुलना कर रहे हैं तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो दोनों के बीच का अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है 2/1, यानी कि 2 का n के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये तुलना हो गया दो माध्यम के। आई निर्वात से तुलना हो गया। सी का मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये निर्वात से तुलना हो गया, ठीक है। अब देखो मान लो अपवर्तन के नियम के उदाहरण सहित चित्र सहित हमको लिखना है। तो अपवर्तन के नियम कैसे होगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसकी गति बदल जाती है। अपवर्तन के पहला नियम क्या था, पहला नियम में था आपतत किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। और दूसरा नियम ई था जिसको स्नेल का भी नियम कहते हैं, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या हो गया था, यदि प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है, और यदि पानी से हवा में जाता है तो अविलंब से दूर भागता है। क्योंकि हवा क्या है, देखिए पानी क्या है, सघन माध्यम, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। हवा क्या हो गया, विरल। तो मान लीजिए सघन से विरल में जा रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, से कम ट्रैफिक में जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगा तो अविलंब से दूर भागेगा, दैनिक जीवन में अपवर्तन से जुड़े 3 उदाहरण, जैसे कि पानी में सिक्का ऊपर दिखाई देना बताए हैं। पानी में पड़े सिक्के से आने वाली किरणें अपवर्तन के कारण ऊपर की ओर मुड़ जाती है, इसलिए सिक्का वास्तविक से ऊपर दिखाई देता है। और पानी में पेंसिल का टेढ़ा क्यों दिखाई देना, अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई वस्तु से आने वाली किरणें अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, जिससे वस्तु का आकार और दिशा बदलकर दिखाई देता है। और रेगिस्तान में जो मिराज में बिग तृष्णा, इसका भी फोटो दिखाया आपको। गर्म हवा विरल और ठंडी हवा सघन होती है, और गर्मी में प्रकाश बार बार अपवर्तित होती है, जिससे दूर पानी जैसा दृश्य दिखता है। तो ये क्वेश्चन, इससे टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।